नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न में प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत। उमड़ा भारतीय समुदाय। अभिनंदन में दिखी भारतीय कला और संस्कृति की झलक। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रम्बानन मंदिर के जीर्णोद्धार परियोजना का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा, यह यात्रा मित्रता को करेगी और मजबूत। इस यात्रा ने रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्रों में खोले सहयोग के नए अवसर। चढ़ावा हेराफेरी मामले की जांच हुई तेज। आरोपियों की निशानदेही पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की फर्जी रसीद बुक बरामद। 8 में से 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर कर रही है पूछताछ। वैश्विक संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर रहेगी 6.4%। अगले वित्त वर्ष में 6.7% रहने का अनुमान। चीन अमेरिका को पछाड़ा। पश्चिम एशिया में फिर बड़ा तनाव। ईरान के साथ युद्ध विराम समझौते को ट्रंप ने किया खत्म। बड़े हमले की दी चेतावनी। ईरान ने अमेरिका पर लगाया सीज फायर तोड़ने का आरोप। भारत ने बढ़ते तनाव पर जताई गहरी चिंता। सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी के निमंत्रण पर यह दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूती देंगे। प्रधानमंत्री द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। मेलबर्न में प्रधानमंत्री का स्वागत बेहद गर्मजोशी से हुआ। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए भारतीय समुदाय उमड़ आया। होटल पहुंचने पर वहां मौजूद जनसमूह ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री के अभिनंदन के दौरान भारतीय कला संस्कृति की झलक नजर आई। इस अवसर पर डीजेरिडू और तबले की जुगलबंदी बेहद आकर्षक रही। यह प्रस्तुति भारत और ऑस्ट्रेलिया के सांस्कृतिक संगम को दिखाती है।
इस अवसर पर 10 कलाकारों ने सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में मां तुझे सलाम गीत पर शानदार प्रस्तुति दी। मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना संचिता अबरोल के नेतृत्व में कथक की सामूहिक प्रस्तुति भी हुई। इस दौरान शिव तांडव और ओम नमः शिवाय पर आधारित प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय द्वारा प्रस्तुत कथक नृत्य की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि ये देखकर खुशी होती है कि भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराएं ऑस्ट्रेलिया में भी तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। मेलबर्न में भारतीय समुदाय की ओर से मिले आत्मीय स्वागत के दौरान कथक की शानदार प्रस्तुति ने उन्हें बेहद प्रसन्न किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और कला के वैश्विक विस्तार पर भी खुशी जताई। Thank you.
मेलबर्न में प्रधानमंत्री के अभिनंदन में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। इन प्रस्तुतियों में हिस्सा लेने वाले कलाकारों ने इसे यादगार पल बताया। Amazing, nothing like I've experienced before. Yeah, it was great. I think it was really special to see everyone celebrating, and the energy in the room was really palpable at the time. It was a really amazing experience. The energy in the room was amazing. Everyone was chanting and really excited to see him. It was a very cool thing to be a part of. To play for such an amazing world leader. And I think one of the things that I found most extraordinary is to see the genuine affection he has for people and the people around here have for him. It was a really wonderful experience, actually. The just amount of energy in the room, and it was contagious. It was just beautiful, honestly. The audience here and the singing, I could just see such a love for the country and for everything to do with this reception and for their love for their leader. So it was a real privilege to be part of it and to see that. This has been a life-changing moment, incredible. Still can't believe, I was able to conduct and lead such a fantastic group of musicians to perform one of India's most greatest music works, Maato Jai Salam, in front of Mr. Narendra Modi, our Indian Prime Minister. It's such an honor and privilege to be here. Hand on heart, I can say this was something very, very different. The energy that Modi ji, our Honorable Prime Minister, carries, it's just unbelievable, it's beautiful, and the piece we did today, Shiv Tandav, was an echo of that, was a representation of what he represents, what he means to people of India, and I think the Naad of Shiva is vibrating through the universe as he travels in the cosmos. So it was wonderful experience, and I think you can't compare it with anything else. It's just a blessing. The second that he'd entered, even before that he'd entered, everyone was chanting his name, the love for the country, the love for him. The expression was just so beautiful, and to have such a lovely opportunity and to be seen by him and to experience his warmth and genuine appreciation was lovely. It is once in a lifetime opportunity and experience, and it was an honor for us to present this piece that represents him so beautifully to the Australian audience and to perform to him directly. It's an honour to play for someone so respected and someone so important in Indian culture, So that, for me, that was an amazing moment. That was an honour. When I shook Mr. Modi's hand, I just couldn't believe the power and the warmth in his hand. He was like, in our community, that was a very wise man, very wise, yeah. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2022 में हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ने दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को नई गति दी है। इस समझौते से भारत के निर्यातकों को ऑस्ट्रेलिया के बड़े बाजार तक आसान पहुंच मिली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय को भी भारतीय उत्पाद पहले से अधिक आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। इस समझौते का दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर कितना असर पड़ा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने। देखिए ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है मेलबर्न के एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर। तो यहाँ वो हर इंडियन आइटम मौजूद है जो हमें इंडिया में मिलता है। अब देखिए, मिलेट्स से लेकर के मखाने तक या जो भी आपके रोजमर्रा के जो आइटम्स हैं वो आपको बड़े इजीली यहाँ मेलबर्न के अंदर मिल रहे हैं। पहले से बहुत आसान हो गया। जैसे पहले तो कोई भी ग्रोसरी लेनी ना इंडियन थोड़ा डिफिकल्ट होता था। अब ये है कि इंडियन A to Z सामान यहाँ से मिलता है। जैसे मान लो दालें वगैरह हो गई, सब आसानी से मिलते हैं। जैसे ये मान लो कुकर ही देख लो, पहले ये कुकर यहाँ से नहीं मिलता था, हम इंडिया से ही लेके आते थे। I'm here from 13 years. Previously, before like in 2013, there were very limited Indian groceries where you could actually go shop around. But now, like you walk into a big store, they literally have every kind of variety. यहाँ पर लोग बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि ये जो सारा इंडियन सामान है इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जिस तरह से साइन हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2022 में, उसके बाद में एक बड़ा मार्केट ओपन अप हुआ है। टैरिफ्स काफ़ी रिड्यूस हुई हैं और जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा सामान एक तरह से हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी भारत का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। For us, this part of ACTA is really significant. It plays right into the creative arts space. The India-Australia trade is booming. It's growing in various sectors. Massive change. So everything is so much easier. I came to live here in '82 when you couldn't buy any spices here. Today, you name it,
from your mangoes to pomegranates to high-tech engineering goods, everything is so much easily available. हमारे साथ योगेश मौजूद है जो कि यहाँ के स्टोर के ओनर हैं। योगेश, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। ऐसा कोई आइटम नहीं जो कि अवेलेबल ना हो, जो कि इंडिया में मिलता हो और यहाँ ना मिलता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है या कम है, उसमें रिलीफ है बहुत ज़्यादा, तो कॉस्टिंग कम हो जाती है और वही कॉस्टिंग जो है वो कस्टमर्स को पास ऑन होती है। से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कई चीज़ों की रिलीफ हुई है, तो वो सारा का सारा कस्टमर्स को ही पास ऑन होता है। जब इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं तो एक बड़ा मार्केट जो इंडियन एक्सपोर्टर्स होता है उनके लिए खुलता है ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के अंदर। वहीं जो भारतीय जो यहाँ बसते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लगभग तादाद जो पूरे अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें तो लगभग 1 मिलियन है, 10 लाख के आसपास जो एक इंडियन डायस्पोरा का साइज़ है वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये कल्चरली तो कनेक्ट करता ही करता है, लेकिन हाँ इस बात को भी इंश्योर करता है कि जो भारतीय यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं वो जो भारत के साथ हमेशा कनेक्टेड रह सके, उस दिशा के अंदर इस तरह के जो कदम है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, मेलबर्न। डीडी न्यूज से खास बातचीत में ऑस्ट्रेलिया मूल के मार्क बल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की सराहना की। भारत में टॉयलेट वॉरियर के नाम से पहचाने जाने वाले मार्क बल्ला ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण और जन भागीदारी को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान के चलते भारत ने स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और आज देश इस विधा में एक बड़े बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मार्क बेला, जो कि भारत के अंदर टॉयलेट वॉरियर के नाम से जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहद प्रभावित हैं और जाहिर तौर पर भारत के अंदर स्वच्छता को लेकर के इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। मार्क, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दूरदर्शन। You're very welcome, and welcome to Melbourne too. Thank you. So just wanted to know that, in last almost 10 to 12 years, how cleanliness aspect has changed in country like India? Well, change has been dramatic. I mean, you think 12, 14 years ago, India had very poor sanitation systems, whereas now the change under the Swachh Bharat program and under programs from organizations like mine, and the change in the community will and interest, the change has been enormous. India has come a long way in that time. Also, how do you see Prime Minister Modi's leadership? When talking about taking sanitation or cleanliness drive to the rural India? Well, Prime Minister Modi was solely responsible for starting the Swachh Bharat program, which has really been quite revolutionary in terms of its impact on India and on small communities and so on. So, in my mind, he is the #1 sanitation guy in the world, in fact, because he has such wide reach and is so well known in your country and around the world that his feelings on these matters are taken seriously by the world. Also, you met Prime Minister Modi, I think, in 2023 when he visited Australia. So, what transpired between you at that point in time? Look, it's one of the great memories of my life, actually, meeting him. He's one of the great change makers in the world, and to have the opportunity to spend 10 or 15 minutes with someone like that one-on-one it's something I'll never forget, actually. We spoke primarily about toilets and about clean water and about hygiene education and so on, all the things that I'm interested in, and his knowledge was wonderful. He knew everything about the work I've been doing, and of course his work was a big part of our conversation too. Also, when we talk about sanitation, the Swachh Bharat or the cleanliness aspect, how are you contributing in that direction? How are you taking the sanitation drive to rural India, and how important it is? One of the reasons this is so important is for education, especially the education of girls. That's the reality is, if you don't have good quality sanitation and hygiene in the school environment, the girls are dropping out. And we've seen a big change in this in India through my work and through the Swachh Bharat program, that more and more girls are continuing with their education. मार्क खुद प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं 2023 के अंदर, और उन्होंने एक तरह से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन बन गया है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, मेलबर्न। टीडी न्यूज से खास बातचीत में मेलबर्न के लॉर्ड मेयर निकोलस रीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक प्रभाव लगातार बढ़ा है और दुनिया में भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हुई है।
निकोलस रीस ने बताया कि मेलबर्न में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लिटिल इंडिया प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जो भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने और दोनों देशों के लोगों के बीच जुड़ाव को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। शहर पूरी तरह से तैयार है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए, और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेलबर्न सिटी के लॉर्ड मेयर मिस्टर निक रीस, और एक्सक्लूसिवली हमसे बातचीत कर रहे हैं। हाउ एक्साइटेड द मेलबर्न सिटी इज, you know, when Prime Minister Modi is arriving here in Australia? Oh, this is a very big moment for our city. I'm sure as Indian viewers would know, Delhi is the capital of India. But here in Australia, Melbourne is the Indian capital because we are the city that has the biggest Indian diaspora, the biggest Indian community of any city in Australia. And we absolutely love our Indian community. And now with Mr. Modi's visit, his first in more than 10 years to this city, there is a real energy and buzz around the city for the next 3 days. So how the Indian diaspora is contributing here in Melbourne City? Indian community are now a big and growing part of it. In fact, our fastest growing community here in Melbourne is our Indian community. And we love that and we celebrate that. So whether it's Diwali or Holi or India playing in the cricket or even a big IPL game, we see our streets and squares come alive as the Indian community and all Melburnians turn out to be part of the celebrations, the festivity. It really is a great feature of modern Melbourne, which we love. Of course, you talk about cricket. The Big Bash League here, the IPL, you know, how are these contributing? How India and Australia can contribute each other and collaborate with each other as far as the sports infra, the sports activities are concerned? Well, we do love our cricket here in Australia, and of course the MCG, Melbourne Cricket Ground, and indeed when Australia and India played each other in a 5-day test match the summer before last, it broke the all-time record attendance for a test match here in Australia. Indeed, when India played Pakistan in the T20 tournament back in 2022, Kohli starred that day. Yeah, absolutely. That was a marvelous inning, I remember. It broke the all-time world record for attendance at a T20 game here in Australia, and Australia wasn't even playing. That shows you the size of our Indian community, and that we've got a community who turn up and are really part of our society, which is just so fantastic. And also, you know, how do you see Prime Minister Modi's leadership as far as giving a push to the bilateral relations between both India and Australia? India is the fastest growing big economy in the world. And under Mr. Modi's leadership, we have seen India's influence in the world grow and grow, not just economically, but culturally as well. Cities like Melbourne really feel the influence of India's growing place in the world and the growth of Indian culture globally. So here at the City of Melbourne, we are building a Little India precinct in the heart of our city. As the Indian capital of Australia, it is only appropriate that we have a place where the Indian community and all their friends can come on the big occasions, Holi, Diwali, cricket, etc. And so we are building a beautiful precinct in the Docklands, building on the large Indian community that already live there, and we think it'll become a focus. Thank you so much, Thank Mr. Rees, you. for talking to us. लॉर्ड मेयर हैं मेलबर्न शहर के, साफ तौर पर एक्सक्लूसिवली बताते हुए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई गति दी, और साथ ही साथ लिटिल इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर के मेलबर्न में आया जा रहा है, जो कि कल्चरली भारत और ऑस्ट्रेलिया को और नजदीक लाता हुआ दिखाई देगा। कैमरा पर्सन लोकनाथ के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, मेलबर्न। इससे पहले इंडोनेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक ब्रह्मानंद शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने ब्रह्मानंद मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने न सिर्फ देश के भीतर बल्कि दुनिया के कई देशों में बिखरी सनातन और बौद्ध संस्कृति की धरोहरों का जीर्णोद्धार किया है। 1971 के युद्ध में तबाह हुए बांग्लादेश के मंदिर से लेकर कंबोडिया के अंकोर वाट और बहरीन के 200 साल पुराने मंदिर तक कैसे भारत अपने सांस्कृतिक पदचिन्हों को फिर से उभार रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के दौरे पर ऐतिहासिक प्रम्बानन शिव मंदिर के दर्शन किए। ये सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि ये उस साझी सभ्यगत विरासत का प्रतीक है जिसे भारत पिछले एक दशक से पूरी दुनिया में सहेजने का काम कर रहा है। भारत योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में इंडोनेशिया की मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने संयुक्त रूप से सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार और उसके नवीनीकरण का काम शुरू किया। यहाँ पर आकर के करीब करीब 1000-1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। भारत की विदेश नीति में अब संस्कृति और सभ्यता की भी अहम हिस्सेदारी है। पड़ोसी देशों की बात करें तो मोदी सरकार ने सबसे पहले उस इतिहास को संवारा जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन सर्च लाइट में तबाह हुए ऐतिहासिक रमना काली मंदिर का भारत की मदद से पुनर्निर्माण हुआ और 2021 में इसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा 300 साल पुराने जय काली माता मंदिर और आनंदमयी काली माता मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया। नेपाल 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने $5 करोड़ की सहायता से सेंतो मच्छिंद्रनाथ मंदिर और बूढ़ा नीलकंठ धर्मशाला सहित 28 सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से खड़ा किया। श्रीलंका भगवान शिव को समर्पित 5 प्राचीन पंच ईश्वरम में से एक ऐतिहासिक तिरुकोणेश्वरम मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भारत ने 32 करोड़ 60 लाख श्रीलंकाई रुपए की मदद दी। वियतनाम और लाओस चंपा साम्राज्य के धार्मिक केंद्र रहे वियतनाम के माई सोन अभ्यारण्य और लाओस के 1000 साल पुराने शिव मंदिर वाट फाउ का भारत ने शानदार ढंग से जीर्णोद्धार किया। कंबोडिया दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसर अंकोर वाट, ताप्रोहम और प्रीह विहार के संरक्षण का जिम्मा भी भारत ने उठाया। म्यांमार भूकंप में क्षतिग्रस्त हुए म्यांमार के 12 ऐतिहासिक पगोड़ा और प्रसिद्ध आनंद मंदिर को भी भारत सरकार की मदद से नया जीवन मिला। खाड़ी देशों में भारत की सांस्कृतिक कूटनीति अपना असर दिखा रही है। 2019 में अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने बहरीन की राजधानी मनामा में 200 साल पुराने श्रीनाथ जी मंदिर के $42 लाख के पुनर्विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। यह खाड़ी क्षेत्र के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है। इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पीएम मोदी की मौजूदगी इस बात का स्पष्ट संदेश है कि भारत अब सिर्फ एक आर्थिक और सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि वह अपनी सॉफ्ट पावर और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों को भी सींच रहा है। कंबोडिया से लेकर बहरीन और नेपाल से लेकर वियतनाम तक भारत की यह सांस्कृतिक कूटनीति उसे वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के जरिए दुनिया भर में फैले सदियों पुराने ऐतिहासिक प्रतीकों को नया जीवन दिया जा रहा है और अब आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में वर्ष 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान जताया है। वहीं 2027 में यह दर 6.4% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक मजबूती का आधार निजी उपभोग, सेवा क्षेत्र की तेज गतिविधियां और मजबूत घरेलू मांग है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष के आधार पर भी भारत के विकास से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार चालू वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर 6.4% और अगले वित्त वर्ष में 6.7% रहने का अनुमान है।
अप्रैल में जारी पूर्वानुमान की तुलना में चालू वित्त वर्ष के अनुमान में मामूली 0.1% की कटौती की गई है, जबकि अगले वित्त वर्ष के अनुमान को 0.2% बढ़ाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इस वर्ष 3% और अगले वर्ष 3.4% रहने का अनुमान है, जो भारत की अनुमानित वृद्धि से काफी कम है। चीन की अर्थव्यवस्था के 2026 में 4.6% और 2027 में 4.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि अमेरिका की वृद्धि दर क्रमशः 2.3% और 2.2% रहने की संभावना जताई गई है। IMF ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। AI आधारित तकनीकी निवेश और वैश्विक मांग में तेजी ने युद्ध के नकारात्मक प्रभावों को आंशिक रूप से संतुलित किया है। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स जैसी संस्थाओं ने भी भारत की विकास संभावनाओं को मजबूत बताया है, जिससे स्पष्ट है कि भारत आने वाले वर्षों में भी वैश्विक आर्थिक वृद्धि का प्रमुख इंजन बना रह सकता है। और आइए बढ़ेंगे आगे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भारत ने गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हाल के हमलों और क्षेत्र में बढ़ते तनाव, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से गुजर रहे वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा घटनाक्रम से क्षेत्रीय शांति और वैश्विक व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ने का खतरा है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। भारत ने ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्बाध संचालन को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से संवाद और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह करते हुए कहा कि यही इस संघर्ष का शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान निकालने का सबसे प्रभावी माध्यम है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल खालिद अल सबाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्राउन प्रिंस का अभिवादन करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संदेश में लिखा कि भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता सराहनीय है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को और मजबूत करेंगे। विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि मुलाकात के दौरान खाड़ी क्षेत्र के ताज़ा घटनाक्रमों और क्षेत्रीय विकास पर भी व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा करने के लिए क्राउन प्रिंस का आभार व्यक्त किया। कुवैत दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। तस्वीरों को एक्स पर साझा करते हुए विदेश मंत्री ने अपने संदेश में लिखा कि भारत कुवैत दोस्ती को मजबूत करने में भारतीय समुदाय भूमिका को अच्छी तरह से पहचाना जाता है। और साथ ही विदेश मंत्री ने प्रवासी भारतीयों के योगदानों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। नई दिल्ली में भारत और म्यांमार के बीच 23वीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक संपन्न हो गई। 2 दिवसीय इस बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व गृह सचिव गोविंद मोहन और म्यांमार का नेतृत्व उप मंत्री मेजर जनरल मिन थू ने किया। बैठक में भारत ने दोहराया कि उसकी नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों में म्यांमार का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों देशों ने आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से मिलकर निपटने पर सहमति जताई। साथ ही खुफिया जानकारी साझा करने और ऑपरेशनल तालमेल बढ़ाने का फैसला किया गया। सीमा सुरक्षा की समीक्षा करते हुए म्यांमार ने भारत को भरोसा दिया कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों पक्षों ने कालादान प्रोजेक्ट और भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे को जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। नई दिल्ली में आतंकवाद रोधी मामलों पर भारत और रूस संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज और रूस के उप विदेश मंत्री दिमित्री ल्यूबिंस्की ने की। बैठक में दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही आतंकवादी संगठनों और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ मिलकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। दोनों पक्षों के बीच
कट्टरपंथ, टेरर फाइनेंसिंग और आतंकवाद के लिए नई तकनीकों के गलत इस्तेमाल जैसी चुनौतियों से निपटने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा भारत और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और SCO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब फर्जी रसीद बुक होने की बात भी सामने आ रही है। आरोपियों की निशानदेही पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम की पुरानी फर्जी रसीद बुक बरामद हुई है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर असली जैसी दिखने वाली रसीदें देकर श्रद्धालुओं से चंदा वसूलते थे। बाद में ऑनलाइन रसीद व्यवस्था लागू होने के बाद इन रसीदों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। उधर 40 घंटे की पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र और अनुकल्प मिश्र से SIT ने आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। पुलिस उन्हें 14 कोसी परिक्रमा मार्ग भी लेकर गई, जहां चोरी की रकम के बंटवारे से जुड़े सुराग तलाशे गए। माना जा रहा है कि आरोपियों की निशानदेही पर जल्द ही नकदी और अन्य सामान भी बरामदगी हो सकती है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर उठ रहे सवालों का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जांच हुई और आरोपी सलाखों के पीछे हैं। इसके बावजूद अयोध्या का अपमान करने की कोशिशें हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंदा गिनती करने वाले 150 लोगों में से सिर्फ 6 लोग चोरी कर रहे थे। तो इस पूरे मामले में पुलिस रिमांड पर कई सारे राज खुल रहे हैं। 150 लोग अयोध्या में जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी काउंटिंग में है। 50 दल जांच किया और जो प्रमाण मिले केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए। कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। SIT ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी। ट्रस्ट ने उसके अनुसार FIR दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। इस मामले के सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से मुलाकात करने अयोध्या के कई प्रतिष्ठित संत पहुंचे। बैठक के बाद बाहर आए महंत राजकुमार दास ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में कुछ बड़ा परिवर्तन जरूर होगा और इसकी जानकारी जल्द ही सभी के सामने आ जाएगी। हालांकि ट्रस्ट में CEO की नियुक्ति और खाली पदों पर नियुक्ति पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस बैठक में शामिल होने गोपाल राव भी पहुंचे थे, लेकिन बैठक से बाहर आए संतों ने दावा किया कि गोपाल राय कक्ष के बाहर रहे और उन्हें बैठक में शामिल नहीं किया गया था। आने वाले समय में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, वो दिखेगा, सबके सामने आ जाएगा। सारे में बता रहे महाराज क्या बड़ा परिवर्तन, जो जनमानस को नई दिशा देगा। पद जो खाली हैं उनके बारे में चर्चा हुई, वो तो ट्रस्ट का विषय है। अच्छा, चंपत जी का जो पत्र सामने आया है, एक पत्र सामने आया है, उसे लेकर चर्चा हुई? कोई ऐसी चर्चा नहीं है। ऐसी कोई उस पत्र पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों ने हमने पत्र अभी देखा नहीं, देख लेंगे। चढ़ावा चोरी विवाद के बाद हो रही बड़ी बैठकों से तय है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कई बदलाव सामने आ सकते हैं। ट्रस्ट के ढांचे में बड़ा बदलाव संभव है। CEO की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही नियुक्ति होने की अटकलें हैं। साथ ही आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि 3 सदस्यीय समिति CEO की नियुक्ति के लिए नाम दे सकती है। इस समिति में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली का नाम शामिल हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और शिरडी साईं मंदिर प्रबंधन से जुड़े सुरेश हावड़े भी सदस्य हो सकते हैं। चढ़ावा चोरी के आरोपों पर उठ रहे सवालों का जवाब भाजपा की तरफ से भी आया है। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा है कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों को कानून के मुताबिक बेहद सख्त सजा दिलाई जाएगी।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय था, हम लोग को भी उसका खेद है। लेकिन आप देखे होंगे कि डे 1 से हमारी सरकार जो भी उसमें न्यायिक प्रक्रिया होती है एसआईटी गठित करके, और जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच अभिनेता अनुपम खेर भी राम मंदिर पहुंचकर दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरी के आरोपों से सनातन आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। में चोरी होती है तो घर पर लांछन नहीं लगाते, जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मगर सनातन जो है और राम जी जो हैं वो द्वापर युग से हैं, जिन्होंने ऐसा किया है उनको ज़रूर पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन इसका सनातन पर या रामचंद्र जी पर कोई नहीं आना चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच अब केवल चोरी की रकम तक ही सीमित नहीं रह गई है। पुलिस जहां रिकवरी, पूछताछ और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है, वहीं ट्रस्ट भी अपने प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव कर पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समिति का गठन कर दिया है। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का अपराध किसी भी स्थिति में क्षमा योग्य नहीं है। जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे, जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। अनाज के लिए कभी दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला भारत आज दुनिया के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 को संबोधित करते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह बदलाव किसानों की मेहनत और सरकार की कृषि केंद्रित नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिली है और किसानों को पहले से अधिक सम्मान प्राप्त हुआ है। वो एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 समारोह को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके प्रयासों ने भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत नींव रखी। उन्होंने कहा कि आज देश न केवल अपनी खाद्यान्न जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि कृषि निर्यात में भी लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा एक दूसरे की पूरक हैं। किसान और जवान दोनों ही देश की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के मजबूत आधार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के वर्षों में कृषि बजट में 5 गुना वृद्धि हुई है, जिससे कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिली है। भारत के रक्षा मंत्री के रूप में मैं यह कहना चाहूंगा कि देश की फूड सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और सॉवरेंटी, ये सब जुड़ी हुई हैं, सब इंटरलिंक्ड हैं। यानी यह कहा जा सकता है कि सीमा पर जवान और खेत में किसान एक ही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वह है देश की और देश के आत्मसम्मान की सुरक्षा। किसान और जवान दोनों एक ही काम कर रहे हैं। और साथियों, हमारी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के किसानों और कृषि को सेक्टर को सशक्त करने के लिए कई कार्य किए हैं। कृषि और किसान कल्याण विभाग का बजट पिछले 12 वर्षों में लगभग 5 गुना बढ़ाया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि मंत्री और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा, उन्नत बीजों की नई किस्मों, आधुनिक कृषि पद्धतियों, सिंचाई, जल प्रबंधन और क्षमता निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध अत्यंत प्राचीन और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग से किसानों को नई तकनीकों, बेहतर उत्पादन और टिकाऊ कृषि पद्धतियों का लाभ मिलेगा। अफगानिस्तान के कृषि मंत्री
और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ बहुत दोस्ताना माहौल में बातचीत हुई है। सहयोग के कई क्षेत्र हैं। अफगानिस्तान चाहता है कि रिसर्च के क्षेत्र में, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने जो कृषि के क्षेत्र में उन्नति की है, अलग अलग वैरायटीज के बीज बनाए हैं, नई कृषि पद्धतियां हैं भारत की, सिंचाई, पानी का बेहतर उपयोग, उन सब क्षेत्रों में कैपेसिटी बिल्डिंग का मामला है। उनकी अपेक्षा है कि आईसीआर और हमारी संबंधित संस्थाओं और उनकी समकक्ष संस्थाओं के बीच में सहयोग का आदान प्रदान हो। भारत ने स्वदेशी रक्षा क्षमता को एक और बड़ी मजबूती दी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस परीक्षण में रॉकेट ने 60 किलोमीटर से अधिक की निर्धारित रेंज हासिल करते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर बेहद सटीक निशाना साधा। परीक्षण के दौरान रॉकेट ने तय ट्रैजेक्टरी को पूरी तरह पालन किया और रेंज पर तैनात सभी ट्रैकिंग प्रणालियों ने इसकी उड़ान की सफलतापूर्वक निगरानी की। इस परीक्षण के साथ भारत ने लंबी दूरी तक सटीक मार करने वाली स्वदेशी रॉकेट प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का डिजाइन DRDO की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर तैयार किया है। इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो है उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है और रिसर्च सेंटर इमारत का भी सहयोग रहा है। उड़ान परीक्षण का समन्वय इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज और प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट ने किया। रॉकेट को सेना में पहले से शामिल पिनाका लॉन्चर से दागा गया। इससे यह भी साबित हुआ है कि एक ही लॉन्चर से अलग अलग रेंज वाले पिनाका रॉकेट वेरिएंट सफलतापूर्वक लॉन्च किए जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर DRDO, भारतीय सेना और उद्योग जगत को बधाई देते हुए इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता की बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं रक्षा सचिव तथा DRDO के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने परीक्षण की निगरानी करते हुए इसे सफल बनाने वाली सभी टीमों की सराहना की। भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को मीडिया और संचार अधिकारियों का तीसरा एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 200 मीडिया नोडल अधिकारी, सोशल मीडिया नोडल अधिकारी और जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग की हर कार्रवाई संविधान, चुनावी कानूनों और पारदर्शी प्रक्रियाओं पर आधारित है। उन्होंने अधिकारियों से सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले भ्रामक प्रचार का सक्रिय रूप से जवाब देने का आह्वान किया। वहीं चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने AI, डीपफेक और भ्रामक डिजिटल सामग्री से निपटने के लिए आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रभावी संचार पर जोर दिया। सम्मेलन में चुनावी संचार रणनीति, फर्जी सूचनाओं से निपटने, युवा मतदाताओं से जुड़ाव और निर्वाचन प्रक्रिया पर व्यवहारिक सत्र भी आयोजित किए गए। राष्ट्र सेविका समिति के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित संकल्प दिवस कार्यक्रम में वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण, सेवा और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया। अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका अलका इनामदार ने समिति की संस्थापिका लक्ष्मीबाई केलकर को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र सेविका समिति आज विश्व का सबसे बड़ा महिला संगठन बन चुकी है और देश भर में इसकी 5000 से अधिक शाखाएं सेवा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रही हैं। वहीं अखिल भारतीय प्रचार टोली के सदस्य मुकुल कानितकर ने कहा कि महिलाओं को जहां जहां अवसर मिला उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और इसरो जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले ही आने वाली सदी को महिलाओं की सदी स्वामी विवेकानंद ने बताया था। साथ ही उन्होंने कहा कि आधुनिकता का सही अर्थ समझने की आवश्यकता है, लेकिन हमने आधुनिकता को केवल कथित मॉडर्न होने तक ही सीमित कर दिया है। कार्यक्रम में अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। कोई भी संगठन
यदि निरंतरता से 90 साल या 100 साल पूर्ण करता है तो उसके लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो संगठन का अधिष्ठान, कौन से विचारधारा पर यह संगठन चल रहा है, इस विचारधारा ने अपना कार्य कौन से अधिष्ठान पर खड़ा किया है। दूसरा विषय होता है संगठन का ध्येय, उद्देश्य, किस उद्देश्य से संगठन कार्य कर रहा है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात होती है उस संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की एक सैन्य ही मैं कहूंगी, भले वो गट छोटा है सामाजिक दृष्टि से देखते हुए, मगर वो एक तरीके से सैन्य ही है। नारी के नेतृत्व का अर्थ है उन कीर्ति श्री शवाक नारी नाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा, ये जो भगवान श्री कृष्ण ने 6 सप्तगुण 7 गुण बताए कि दिव्यत्व दिव्यता नारी में इन 7 गुणों में प्रकट हुई है। समाज में ये आदर्श बनने चाहिए। जब समाज का आदर्श ये नारीत्व का आदर्श बन जाएगा, हर पुरुष भी अपने सर्वोच्च आदर्श को अपने जीवन में मातृत्व को मानने लगेगा, तब रमन्ते तत्र देवता, तब राष्ट्र देने वालों का, त्याग करने वालों का राष्ट्र होता है। जो देता है वो देवता, जो मांगता है वो मंगता। हम देवताओं का यदि राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो नारी के गुणों को हमको आदर्श के रूप में रखना पड़ेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने कहा कि पश्चिमी देशों का अंधाधुंध अनुसरण करना ही आधुनिकता नहीं है। आज भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर देश की प्रगति में ऐतिहासिक योगदान दे रही हैं। उन्होंने देश में महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों के प्रति जागरूकता पर बल देते हुए कहा कि जब महिलाएं सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी तभी एक समर्थ राष्ट्र का निर्माण संभव है। देश की बेटियां ये केवल सहभागिता देने वाली नहीं थी, वो नेतृत्व करता थी। हमेशा उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया है। और इसलिए जो मैं कह रही थी कि जब हम कठिन दौर से गुजर रहे थे तब मातृशक्ति आगे आई। कभी माँ जीजाबाई बनकर वो आगे आई, कभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर वो आगे आई, तो कभी पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर बनकर वो आगे आई। और आज के आधुनिक भारत में वंदनीय मौसी जी लक्ष्मीबाई केलकर बनकर वो आगे आई, जिन्होंने देश के मातृशक्ति को एक दिशा दी। जम्मू के कटरा में तेज बारिश के चलते हिमकोटी के पास माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा मार्ग पर चट्टानें खिसक गई हैं। हालांकि इस घटना में किसी भी श्रद्धालु के घायल होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन यात्रा मार्ग बाधित हुआ है। प्रशासन के अनुसार स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैटरी कार ट्रैक पर आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और मार्ग को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही सेवा दोबारा शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।